नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर यूनिट ऑफ BR शास्त्री हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश जैन द्वारा CPR की विशेष ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित की गई। इस प्रशिक्षण सत्र में हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ सहित अन्य कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर यूनिट ऑफ BR शास्त्री हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश जैन द्वारा CPR की विशेष ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित की गई। इस प्रशिक्षण सत्र में हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ सहित अन्य कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। डॉक्टर जैन ने प्रतिभागियों को आपात स्थिति में हृदय गति रुकने पर त्वरित CPR के जरिए किसी की जान कैसे बचाई जा सकती है, इसकी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अक्सर हृदयघात, हार्ट अटैक या अचानक कार्डिक अरेस्ट की स्थिति में मरीज की प्राथमिक प्रक्रिया ही जीवन मृत्यु के बीच का फर्क तय करती है। ऐसे में CPR का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान व्यवहारिक अभ्यास के माध्यम से प्रतिभागियों को सही तरीके से सीने पर दबाव और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग तकनीक सिखाई गई। डॉक्टर जैन ने कहा, CPR केवल डॉक्टरों के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक को आनी चाहिए, क्योंकि आपात स्थिति में यह किसी की जिंदगी बचा सकती है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आगे भी नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि समाज में हर हाथ बने सहारा, हर दिल बने रक्षक की भावना मजबूत हो। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि आजकल की बढ़ते स्ट्रेस, मोटापा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, यूथ में सडन अरेस्ट का होना, उसके लिए हमें आसपास की आम पब्लिक के लिए CPR ट्रेनिंग हमने आयोजित की थी आदिनाथ मेडिसिटी में, और हमने अपने स्टाफ को रूबरू कराया किस तरीके से CPR देते हैं, क्या उसके इम्पोर्टेंस होते हैं और कब देने की ज़रूरत पड़ती है। ये एक ऐसी तकनीक है जो इससे हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं इमरजेंसी सेवाएं आने तक। तो ये चीज़ आम पब्लिक को मैं कहूँगा कि सब लोगों को एटलीस्ट CPR ट्रेनिंग तो होनी ही चाहिए, जिससे पब्लिक में एक अवेयरनेस बने। कोई पेशेंट को अगर हम जान जाते हुए किसी पेशेंट की हम जान बचा सकते हैं तो वो बहुत पुण्य का काम है, और हमारे सारा मेडिकल फैटर्निटी उसके साथ है। जो भी CPR ट्रेनिंग से रिलेटेड हमसे कोई भी क्वेरीज आपको रहती हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। CPR किस तरीके से देते हैं, कैसे देते हैं, कब देना चाहिए, AED मशीन को कैसे प्रयोग करते हैं, उस सब की ट्रेनिंग हमने अपने यहाँ स्टाफ को सबको प्रोवाइड करी है, और हम ऐसे कैंप्स में भी लगाते रहेंगे जिसमें CPR ट्रेनिंग रहती है। तो किसी को भी ऐसा कुछ वो रहता है, जिज्ञासा रहती है कि CPR किस तरीके से देते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर आकाश, आदिनाथ मेडिसिटी। अजमेर शहर की चर्चित राम सेतु एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर अब मामला अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है। पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, एडवोकेट जितेश धनवानी और मुकेश पुरी ने तत्कालीन परियोजना निदेशक चारू मित्तल के खिलाफ झूठा शपथ पत्र दाखिल करने के आरोप में फौजदारी प्रकरण दाखिल किया है। अजमेर शहर की चर्चित राम सेतु एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर अब मामला अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, एडवोकेट जितेश धनवानी और मुकेश पुरी ने तत्कालीन परियोजना निदेशक चारू मित्तल RSRDC यूनिट अजमेर के खिलाफ झूठा शपथ पत्र दाखिल करने के आरोप में फौजवादी प्रकरण दायर किया है। यह मामला सिविल न्यायाधीश नगर पश्चिम श्री मनमोहन चंदेल की अदालत में पेश किया गया, जिसकी अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से अधिवक्ता पूर्व लोक अभियोजक विवेक पाराशर, बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत और एडवोकेट संजीव रोहेला ने अदालत में दलील दी कि 11 जुलाई 2025 को चारू मित्तल ने शपथ पत्र देकर दावा किया था कि 3 जुलाई 2025 को सोनी जी की नसिया स्थित राम सेतु एलिवेटेड रोड की भुजा को मजबूती से सुधार दिया गया और वह आमजन के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन ज़मीनी हकीकत इस दावे के उलट पाई गई। भुजा में सुधार कार्य अधूरा है और संरचना आज भी खतरे की हालत में बताई जा रही है। इससे न केवल परियोजना की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि अजमेर प्रशासन व संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी कटघरे में आ गई है। अब देखना यह होगा कि अदालत की सुनवाई में प्रशासनिक सच किस रूप में सामने आता है, विकास का दिखावा या जिम्मेदारी की असलियत। अजमेर का कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं है। अजमेर के राम सेतु ब्रिज की जो हालत देख रहे हैं वो किस कदर हो रही है कि इस मामले में 11/7/2025 को जो सड़क की जो सहायक अभियंता है
चारू मित्तल उन्होंने एक शपथ पत्र, एक हलफनामा दाखिल किया था और उन्होंने बताया था कि इसकी भुजाएं सुदृढ़ है और वो इसी आधार पर जो है अदालत ने ये चारों भुजाएं जो है वो चालू करने के आदेश दिए और आवागमन सुचारू करने के आदेश पारित किए। परंतु जब MNIT की टीम और अधिकारियों की टीम ने इसको देखा और इसकी जांच परख की तो ये नतीजा सामने आया कि ये भुजाएं जो है वो चालू होने योग्य नहीं है और इसके अंदर जो है बजरी भरी हुई है और इसको कई खामियां हैं और ये ब्रिज गिर सकता है, भारी वाहन चलने योग्य नहीं है। जब इस मामले की गंभीरता को पाया तो स्पष्ट हो गया कि चारू मित्तल ने जो हलफनामा अदालत में पेश किया था वो झूठा है और सत्यता कुछ और है। 90 दिन बाद भी वो ब्रिज चालू नहीं हो पाया। तब ये मालूम पड़ गया कि शपथ पत्र अदालत के अंदर झूठा देना कोई एक साधारण बात नहीं है। इस मामले को लेकर जो याचिकाकर्ता पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, जितेश धनवानी एडवोकेट और मुकेश पुरी एडवोकेट ने जो याचिका पेश की, इस मामले के अंदर जो झूठा हलफनामा दिया गया उस मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया है और अजमेर की जनता सवाल जानना चाहती है, इसका जवाब जानना चाहती है कि राम सेतु के मामले में अजमेर की जनता के साथ धोखाधड़ी क्यों की जा रही है और किस कदर से यदि ब्रिज गिर जाता, आम जन की जान जो है उसको खतरा उत्पन्न हो जाता और आम जन को हानि हो जाती तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होता। आखिर चारू मित्तल का जो हलफनामा है वो कई लोगों की जान ले बैठता और इसके खुलासे के बाद के अंदर आज तक भुजा जो है 100 दिन होने को आए, दीपावली नज़दीक है, उर्स नज़दीक है, पुष्कर मेला नज़दीक है, परंतु ये भुजा चालू होने के आसार नहीं दिख रहे हैं और मालूम चला है कि इस भुजा की पुनः खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। उसके लिए 30 लाख रुपए के करीबन नए टेंडर निकालने का मामला भी सामने आया है और मामला वापस चल रहा है। तो ऐसा लगता नहीं है कि दिवाली पहले ही चालू हो पाएगा और 30 लाख रुपए किस बात के दिए जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की एक नई शुरुआत हो रही है। जब एलिवेटेड रोड में ठेकेदार ने सही नहीं बनाया, उसके मेंटेनेंस के अंदर है, तो क्यों नहीं वो ठेकेदार से काम कराया, क्यों नए टेंडर जारी किए गए। तो इस मामले में एक फौजदारी परिवाद जो है, फौजदारी प्रकरण अदालत में दाखिल किया गया है और झूठा शपथ पत्र, झूठा हलफनामा देने पर कार्रवाई की मांग की गई है और न्यायालय में प्रत्येक हफ्ता प्रगति रिपोर्ट मंगाने। अजमेर शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। चोर नित नई चोरी की वारदात को अंजाम देकर जिला पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला किशनगंज थाना क्षेत्र का है। यहाँ मुख्य मार्ग पर स्थित एक सैलून को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। अजमेर शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। चोर नित नई वारदात को अंजाम देकर जिला पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला कृष्णगंज थाना क्षेत्र का है, जहां मुख्य मार्ग पर स्थित एक सैलून को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार यह सैलून कृष्णगंज चौकी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। बीती रात अज्ञात चोरों ने सैलून का ताला तोड़कर अंदर घुसते हुए हजारों रुपए की नकदी, महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कई कीमती मशीनें चोरी कर ली। पीड़ित सैलून संचालक हेमंत ने बताया कि घटना की शिकायत कृष्णगंज थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दी है। फिलहाल चोरों की तलाश जारी है। ये सब वैशाली नगर में मोची शोरूम के सामने मेन रोड पर रूप कलर सैलून के नाम से दुकान है अपनी। हम लोग सुबह जब आए 10 बजे के आसपास तो देखा अभी ताले टूटे हुए हैं, सारे शटर डाउन हो रखा है, अप हो रखा है। आगे चेक किया तो सब कुछ गड़बड़ थी। अंदर के सारे लॉक टूटे हुए थे, गलर टूटा हुआ था, नकदी गायब थी। 20 से 25 हज़ार के आसपास नकदी थी, वो सब गायब हो गई। जो प्रोडक्ट थे दुकान के वो सब गायब हो गए। महंगे प्रोडक्ट थे, शैम्पू कंडीशनर वगैरह थे हम लोगों के। शैम्पू कंडीशनर वगैरह गए हैं और फेशियल किट वगैरह गए हैं। कैश गया लगा 20-25 हज़ार के आसपास। 2 मशीनें थी, महंगी हो गई हैं। लगभग 30-35 हज़ार के आसपास नुकसान हुआ है। कौन थाने में दिया आपको? किशनगंज थाना चौकी में। पुलिस आ गई? हाँ, पुलिस आगे वेरिफिकेशन करके चले गई। सुबह पता चला आपको? हाँ, सुबह पता लगा हम लोगों को। 10 बजे हम लोग का टाइम है, 10 बजे आने का। उस समय हम लोग आए थे तब पड़ा। किस नाम से शॉप है आपको? रूप कला सैलून। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
यूथ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक तंवर अपने साथियों के साथ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ पहुंचे और दरगाह में चादर व पुष्प चढ़ाकर देश में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी। यूथ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक तंवर अपने साथियों के साथ ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ पहुंचे और दरगाह में चादर व पुष्प चढ़ाकर देश में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी। दरगाह पहुंचने पर तंवर और उनके साथियों का स्वागत खादिम सैयद अलाउद्दीन चिश्ती ने किया। उन्होंने तंवर को दरगाह की दस्तारबंदी कराई और विशेष दुआ कराई। अशोक तंवर ने कहा कि उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से गहरी आस्था है। वे यहाँ गांधी परिवार, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की ओर से मुल्क की तरक्की, भाईचारे और कांग्रेस पार्टी की मजबूती की दुआ करने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में शांति, एकता और प्रगति के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार काम कर रही है। हम चाहते हैं कि देश में आपसी सद्भाव और भाईचारा बना रहे। यही भारत की गंगा जमुना संस्कृति की पहचान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों की जरूरतों, रोटी, कपड़ा और मकान को ध्यान में रखते हुए देश की खुशहाली के लिए हर संभव प्रयास करेगी। आज अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर हम और हमारे सभी कांग्रेस के साथीगण, हमारे सभी भाई बंधु नेतागण यही दरखास्त करने आए हैं। पार्टी की तरफ से भी हमारे नेतृत्व सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सब की तरफ से कि इस पूरे मुल्क के ऊपर उनकी रहमत हो, सब लोग प्यार, प्रेम, अमन, चैन, शांति के साथ रहें। ये देश पूरी दुनिया में अपने भाईचारे के लिए जाना जाए, गंगा जमुनी संस्कृति वो और मजबूत हो, खुशहाली के रास्ते पर हम आगे बढ़े अमन चैन के साथ। यही यहाँ पर आज अरदास करने के लिए हम सब लोग पहुँचे हैं। युवाओं को साथ लेकर आपने यूथ कांग्रेस को काफी मजबूत किया है और अभी और आगे मजबूत करने की कोशिश जारी है आपकी? बिल्कुल, सारी मजबूती के लिए सबके प्रयास हैं और पूरा जब देश मजबूत करने में लगेगा, जब देश मजबूत होगा, सब साथी पार्टी वाले जब मजबूत करने में लगेंगे तो पार्टी मजबूत होगी, लोगों की भावना के अनुरूप काम करेंगे। और आज उसी अभियान के माध्यम से हम लोग यहाँ पर आए हैं। संगठन सृजन अभियान एक राहुल गांधी जी की पहल के ऊपर ये पूरे भारतवर्ष में शुरू हुआ है। राजस्थान में पिछले 3 तारीख से 4 तारीख से हम सब लोग यहाँ पर अलग अलग जिलों में सबसे राय शुमारी कर रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो हमारी सामाजिक संस्थाएं हों, अलग अलग हमारे धर्म और जाति के लोग हों, हमारे अलग अलग व्यवसाय से जुड़े लोग हों, पार्टी के पदाधिकारी हों। तो सबसे फीडबैक लेने के बाद मैं समझता हूँ कि जैसे ही आज इस मुल्क को ज़रूरत है जैसी कांग्रेस बनाने की, वैसी राहुल गांधी जी के विजन के साथ एक हम कांग्रेस को बनाने। किशनगंज थाना पुलिस ने कोटा की कुख्यात चेन स्नैचिंग गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपी राजस्थान के कई जिलों में महिलाओं से सोने की चेन लूटने की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। अजमेर के किशनगंज थाना पुलिस ने कोटा की कुख्यात चेन स्नैचिंग गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपी राजस्थान के कई जिलों में महिलाओं से सोने की चैन लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों से अजमेर में तोड़ी गई महिला की चैन और वारदात में उपयोग की गई बाइक बरामद की है। गुरुवार को थानाधिकारी अरविंद चारण ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अशोक विहार कॉलोनी निवासी आशीष की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया कि उसकी मां मंदिर जा रही थी, तभी मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने सोने की चेन झपट्टा मारकर फरार हो गए। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों आरोपी राजस्थान के विभिन्न जिलों में जाकर रैकी करते थे और विशेष रूप से वृद्ध महिलाओं को निशाना बनाते थे। वारदात के बाद यह फरार हो जाते थे। आरोपी इम्तियाज खान के खिलाफ 8 मुकदमे जबकि शाहरुख खान के खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस दोनों से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया कि चैन स्नैचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए थाना स्तर पर विशेष टीम गठित की गई है। टीम द्वारा तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर आगे भी कार्यवाही जारी है। सर, किस तरह की वारदात अंजाम दी थी उन्होंने और क्या पूरा मामला? किशनगंज इलाके में 28 तारीख को सुधा जैन नाम की एक लेडी लगभग 7:30-8 बजे करीब वैशाली नगर रोड पे जा रही थी। तो SBI बैंक के सामने से एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आते हैं, जिसमें से एक लड़का उतर के उसकी चैन तोड़ के भाग गया था। बिल्कुल ये ब्लाइंड वारदात थी, बड़ी गंभीर प्रकार का अपराध था, जिसमें हमारे SP श्रीमती वंदिता राणा, एडिशनल SP श्री हिमांशु जी जांगीर साहब,
सीओ साहब रुद्र प्रकाश जी शर्मा ने मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इस गंभीर वारदात को खोलने के लिए कहा गया। मेरी टीम में धर्मराज हेड कांस्टेबल और प्रेमाराम कांस्टेबल, रामनिवास, श्री कृष्ण हेड कांस्टेबल और गोविंद, इनकी बहुत विशेष भूमिका रही। इन्होंने कैमरे देखे, उसका टेक्निकल रूप से इसका टीम का पीछा किया। बिल्कुल ब्लाइंड ये लैंग्वेज थी, हमारे पास कोई पहले लीड नहीं थी, लेकिन मेरी टीम ने बहुत मेहनत किया और ये इनका पीछा करते करते कोटा शहर तक पहुंच गई। कोटा शहर में इनकी कोटा से साइबर सेल की और अनंतपुरा थाना की इन्होंने मदद ली, वहाँ के स्टाफ से इनसे मदद की और 2 मुलजिम जो कि कोटा के हैं, उनके खिलाफ पूर्व में भी बहुत मुकदमे हैं। पहले मुलजिम का नाम है इम्तियाज खान पुत्र सलीम खान, सरकारी कॉम्प्लेक्स के पास अनंतपुरा कोटा। दूसरा, इस इम्तियाज के खिलाफ 8 मुकदमे हैं पूर्व में भी, चेन स्नैचिंग के, मारपीट के। दूसरा मुलजिम है शाहरुख खान उर्फ डाडी, ये भी अनंतपुरा कोटा का है, जिसके खिलाफ पूर्व में 14 मुकदमे हैं। इस पे भी मारपीट, आर्म्स एक्ट और स्पेशल चेन स्नैचिंग के, लूट के मुकदमे हैं। इन मुलजिमों को वहां से लेके आए हैं, इनसे एक चेन बरामद की गई है और इनको गिरफ्तार किया गया। तो बापर्दा रखा गया, इनको बापर्दा किया गया कि सुधा जैन ने कहा था कि मैं उनको देख के पहचान सकती हूँ, इनकी पहचान परेड कराई जाएगी। जो चेन थी वो कितने की लगभग? चैन जो भी है उनके पास बरामद कर ली गई। हाँ, पूर्व में मुकदमे हैं, एक के खिलाफ 8 मुकदमे हैं, एक के खिलाफ 14 मुकदमे हैं। ये इसी तरह के लत के मुलजिम है, इनका ये पैसा ही है कि यही काम है। हाँ, पल्सर गाड़ी भी इनसे बरामद की, जिसपे ये बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से आए थे कोटा से। संत कंवर राम मंडल अजमेर की ओर से अमर शहीद संत कंवर राम साहिब की 85वीं महान बरसी का आयोजन 11 से 13 अक्टूबर तक किया जाएगा। यह 3 दिवसीय महोत्सव संत कंवर राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल आशागंज अजमेर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। संत कंवरराम मंडल अजमेर की ओर से अमर शहीद संत कंवरराम साहिब की 85वीं महान वर्षी का आयोजन 11 से 13 अक्टूबर तक किया जाएगा। यह 3 दिवसीय महोत्सव संत कंवरराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल आशागंज अजमेर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। मंडल प्रवक्ता प्रकाश जेठारा ने बताया कि 11 अक्टूबर की सायं 7:30 बजे महोत्सव का शुभारंभ स्वामी आत्मादास जी श्री निर्मल धाम दरबार अजमेर के करकमलों से झंडारोहण के साथ होगा। झंडारोहण के पश्चात संत कंवरराम जी की आरती का आयोजन अशोक सोनी एंड पार्टी द्वारा किया जाएगा। 13 अक्टूबर को संत कंवरराम धर्मशाला पड़ाव में दोपहर 1 बजे से आम भंडारा आयोजित होगा, जबकि 14 अक्टूबर की प्रातः 7 बजे लक्ष्मीचंद कव्वाल एंड पार्टी द्वारा पल्लव और प्रार्थना के साथ महोत्सव का समापन होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लालचंद मूलचंदानी, जयकिशन लखियानी, महेंद्र कुमार तीर्थानी, HK टेकचंदानी और नानक गजवानी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। अमर शहीद संत कंवरराम साहिब की जय, सच्चे साईं सतरामदास साहिब की जय। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, संत कंवरराम साहब का वर्षी उत्सव 85वां वर्षी उत्सव संत कंवरराम स्कूल के प्रांगण में मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी जो है दिनांक 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को यह कार्यक्रम होगा। 14 अक्टूबर सुबह 7 बजे जो है पलाव डालकर इस कार्यक्रम का समाप्ति की जाएगी, संपूर्ण किया जाएगा। इसी कड़ी में जो है दिनांक 11 तारीख को जो है हमारे अजमेर शहर के निर्मल धाम के संत स्वामी आत्मदास जी द्वारा झंडारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और इस कार्यक्रम में सारे अजमेर शहर के संत मंडल, सर्व संत मंडल होगा और साथ में जो है उसके साथ आरती साहब का कार्यक्रम होगा। आरती साहब के कार्यक्रम के बाद जो है अजमेर के लोकल कलाकार अशोक सोनी द्वारा कुछ भजन गाए जाएंगे। उसके पश्चात जो है संत कंवरराम स्कूल के बच्चों द्वारा भजन व रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। उसके पश्चात जो है दिनांक 12 तारीख को भी इसी कड़ी में जो है 7:30 बजे जो आरती साहब का कार्यक्रम होगा। उसके बाद जो है रीवा कटनी से जो मंडली पधारेगी उनके द्वारा मास्टर सक्षम एंड पार्टी है, मात्र 12 साल का बच्चा है जो अपने भजन प्रस्तुत करेगा, साथ ही उनके परिवार के लोग भी उसमें साथ में रहेंगे। वो अपना कार्यक्रम देने के बाद जो है उसके बाद कोटा से पधारे हुए भगत लक्ष्मीचंद जी अपना कार्यक्रम देंगे। उसके साथ ही दिनांक 13 तारीख को जो है संत कंवरराम धर्मशाला में एक आम भंडारा रखा गया है दिन को, जहाँ पे हर कोई व्यक्ति भी आके भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकता है। साथ में जो शाम को सायं 7:30 बजे से ही संत कंवरराम स्कूल के प्रांगण में जो है आरती साहब का कार्यक्रम होगा। उसके बाद बॉम्बे उल्लासनगर से पधारे हुए अनिल जयसिंघानी द्वारा अपने भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। उसके साथ ही मास्टर सक्षम द्वारा कार्यक्रम दिया जाएगा। साथ में लक्ष्मीचंद भगत द्वारा जो है
प्रोग्राम दिया जाएगा। उसके पश्चात सुबह 5 से 7 बजे जो है पलाव भगत लक्ष्मीचंद द्वारा। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।